गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वेलकम टू क्लास 12 इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। बेटा क्लास 12 इकोनॉमिक्स में हम अपनी इंडियन इकोनॉमिक वाली बुक कर रहे हैं, अवर सेकंड बुक। और उसमें जो हमारा चैप्टर चल रहा है वो चैप्टर नंबर 6 है हमारा इकोनॉमिक रिफॉर्म्स सिंस 1991 और न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी दैट इज NEP। तो हम देख चुके थे बेटा इकोनॉमिक रिफॉर्म्स होते क्या है, क्यों इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को लाने की जरूरत पड़ी। और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स या नई इकोनॉमिक पॉलिसी के हमने 3 एलिमेंट्स पढ़े थे, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। जिसमें से लिबरलाइजेशन वाला जो एलिमेंट था वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज हम अपनी क्लास में बेटा डिस्कस करेंगे प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन को। तो लेट्स स्टार्ट, आवर टॉपिक इज प्राइवेटाइजेशन। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को लाने की जरूरत इसलिए पड़ी, एक हमने पॉइंट देखा था बेटा वहां पर, बिकॉज इंक्रीजिंग रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर का रोल बहुत ज्यादा था, प्राइवेट सेक्टर के लिए जो पावर थी बहुत कम थी, प्राइवेट सेक्टर का रोल नहीं था, इसलिए प्राइवेटाइजेशन हुआ। क्या होता है प्राइवेटाइजेशन? प्राइवेटाइजेशन का मतलब है इन्वॉल्विंग प्राइवेट सेक्टर इन ओनरशिप ऑफ अ स्टेट ओन्ड एंटरप्राइज। इन्वॉल्विंग private sector in ownership of state owned enterprise। वो सभी एंटरप्राइज जो स्टेट चला रही है या फिर जो गवर्नमेंट की एंटरप्राइज है, उन सब में प्राइवेट सेक्टर का आ जाना, प्राइवेट सेक्टर को उसमें ओनरशिप टाइटल मिलना, दैट इज नोन एज प्राइवेटाइजेशन। ये हम ये कह सकते हैं शेडिंग ऑफ ओनरशिप और मैनेजमेंट ऑफ गवर्नमेंट ओन एंटरप्राइज। गवर्नमेंट की एंटरप्राइज जो है, गवर्नमेंट एंटरप्राइज जो गवर्नमेंट का पार्ट कम कर देना, दैट इज प्राइवेटाइजेशन। ये दो तरीके से होता है बेटा, प्राइवेटाइजेशन दो तरीकों से कर सकते हैं हम। सेल ऑफ गवर्नमेंट एंटरप्राइज टू प्राइवेट एंटरप्राइज या टू प्राइवेट सेक्टर। गवर्नमेंट एंटरप्राइज किसे बेच देना है? प्राइवेट सेक्टर को या प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स को। और विड्रॉल ऑफ ओनरशिप ऑफ गवर्नमेंट फ्रॉम मिक्स्ड एंटरप्राइजेस। अगर हम बेटा बात करें अपने 4th चैप्टर की स्ट्रेटेजी ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ, इंडस्ट्रियल ग्रोथ की जो हमने स्ट्रेटेजी पढ़ी थी, वहां पर हमने इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन पढ़ा था, IPR। उसमें इंडस्ट्रीज को 3 पार्ट में क्लासिफाई करा था। पहला पार्ट होता है इंडस्ट्रीज का जो सिर्फ गवर्नमेंट का होता है, दूसरा पार्ट होता है जिसमें गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों थे, और तीसरा सिर्फ प्राइवेट वालों का था। तो प्राइवेटाइजेशन कैसे ला सकते हैं? जो गवर्नमेंट वाली एंटरप्राइजेज है उन्हें सोल्ड करना, और जो मिक्स्ड एंटरप्राइजेज है मींस जिसमें गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों थे पर गवर्नमेंट की मेजोरिटी थी, तो गवर्नमेंट की ओनरशिप वहां से खत्म कर देना या कम कर देना। तो ये था बेटा हमारा प्राइवेटाइजेशन। इसमें कॉन्सेप्ट हम यूज करते हैं डिसइन्वेस्टमेंट। इसमें हमारा कॉन्सेप्ट आता है डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है बेटा? इट इज अ पॉलिसी टू प्रमोट प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन को प्रमोट करने के लिए पॉलिसी थी डिसइन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है निवेश करना, डिसइन्वेस्टमेंट मतलब वापस लेना। तो डिसइन्वेस्टमेंट अकर्स व्हेन गवर्नमेंट सेल्स इट्स शेयर कैपिटल ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स टू प्राइवेट इन्वेस्टर्स। अकर्स व्हेन government sells its shares of public sector undertakings to private entrepreneurs। जब गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में से अपने शेयर्स किसे बेचना शुरू कर दे? प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स को बेचना शुरू कर दे, दैट इज नोन एज
डिसइन्वेस्टमेंट, उसे हम बेटा डिसइन्वेस्टमेंट कहते हैं। मीन्स गवर्नमेंट के शेयर्स बेचना या गवर्नमेंट के शेयर्स का कम हो जाना। देन नेक्स्ट है हमारे पास बेटा नीड फॉर प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन की जरूरत क्यों पड़ी? वाई देयर इज अ नीड फॉर प्राइवेटाइजेशन? हमें जरूरत क्यों पड़ी कि हमें प्राइवेट सेक्टर को लेकर आना पड़ा? फर्स्ट इज टू इंप्रूव फाइनेंशियल डिसिप्लिन। टू इम्प्रूव फाइनेंशियल डिसिप्लिन, फाइनेंशियल डिसिप्लिन को इम्प्रूव करने के लिए। क्यों? बिकॉज मोस्ट ऑफ द पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स वर रनिंग इन ह्यूज लॉसेस। ज्यादातर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स कहां जा रही थी? लॉसेस में जा रही थी। देन टू फैसिलिटेट मॉडर्नाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन लेकर आने के लिए। क्यों? क्योंकि प्राइवेट सेक्टर को एनकरेज करना चाहते थे कि वो इन्वेस्ट करें, वो पार्टिसिपेट करें इकोनॉमिक के डेवलपमेंट में, क्योंकि एफिशिएंसी, एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी को हम बढ़ाना चाहते थे। हम ये देख रहे थे कि जो पब्लिक सेक्टर था हमारा, उसकी जो एफिशिएंसी थी वो बहुत बेकार थी, बहुत खराब थी एफिशिएंसी, वहाँ इनएफिशिएंट वर्किंग थी। तो प्राइवेट सेक्टर को लेकर आना चाहते थे जिससे एफिशिएंट वर्किंग हो, और वो तभी हो पाता है जब प्राइवेट सेक्टर को मौका मिलता है कि वो इन्वेस्टमेंट कर सकें। Then encourage private capital and managerial capabilities. प्राइवेटाइजेशन के थ्रू हम एनकरेज करना चाहते थे प्राइवेट कैपिटल को और मैनेजरियल कैपेबिलिटीज को इफेक्टिवली, जिससे हम उनसे यूटिलाइज कर सके और टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग की परफॉर्मेंस को और ज्यादा बेहतर करने के लिए। क्योंकि वहां पर मैनेजरियल एफिशिएंसी थी, कैपिटल की कमी थी, तो प्राइवेट सेक्टर आएंगे तो वो इन फोर्सेज में, इन डायरेक्शन से वर्क करेंगे, जिससे हमारी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज जो थी पहले, उनकी परफॉर्मेंस और ज्यादा इंप्रूव हो सके। तो दीज आर द पॉइंट्स दैट हाईलाइट द नीड फॉर प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन की जरूरत क्यों पड़ी, इसकी हमारे ये 3 पॉइंट जो हमें एक्सप्लेन करते हैं कि फाइनेंशियल डिसिप्लिन को इंप्रूव करने के लिए, क्योंकि हमारी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग लॉसेस में जा रही थी, मॉडर्नाइजेशन लेकर आने के लिए बिकॉज ऑफ द इनएफिशिएंसी इन द पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, और एनकरेजमेंट ऑफ प्राइवेट कैपिटल एंड मैनेजरियल कैपेबिलिटीज। हम अपने प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स की कैपेबिलिटीज को यूटिलाइज करना चाहते थे जो अनयूटिलाइज थी अभी तक। द नेक्स्ट टॉपिक वी हैव द गेन्स एंड पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ प्राइवेटाइजेशन। गेन्स एंड पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन के फायदे और क्या उसके पॉजिटिव इम्पैक्ट हुए, या क्या उसका अच्छा रिजल्ट रहा प्राइवेटाइजेशन का। तो फर्स्ट इज हेल्पफुल इन मेंटेनिंग फाइनेंशियल डिसिप्लिन। फाइनेंशियल डिसिप्लिन को मेंटेन कराने में हेल्पफुल रहा प्राइवेटाइजेशन बिकॉज ऑफ प्रोवाइडिंग रेगुलर सप्लाई ऑफ फंड्स। फंड्स की रेगुलर सप्लाई होती रही। सपोर्ट्स मैनेजरियल एफिशिएंसी
मैनेजरियल एफिशिएंसी को इसने सपोर्ट करा एज देयर इज नो पॉलिटिकल प्रेशर्स ऑन अननेसेसरी फॉर्मेलिटीज, क्योंकि यहाँ पर किसी तरह की कोई पॉलिटिकल प्रेशर नहीं था, किसी तरह की कोई अननेसेसरी फॉर्मेलिटीज नहीं थी, जिसकी वजह से मैनेजरियल एफिशिएंसी इंक्रीज हो गई। देन reduces financial burden on the गवर्नमेंट के ऊपर से फाइनेंशियल बर्डन कम कर दिया, या गवर्नमेंट का जो फाइनेंशियल बर्डन था वो कम हो गया इससे। सपोर्ट्स गवर्नमेंट बाय टैक्सेस पेमेंट, प्राइवेटाइजेशन की वजह से टैक्स आए, टैक्स जो प्राइवेट सेक्टर्स देने लगे उसकी वजह से गवर्नमेंट की अर्निंग्स बढ़ गई, गवर्नमेंट के रिसिप्ट और रेवेन्यूज बढ़ गए, तो गवर्नमेंट को और ज्यादा सपोर्ट मिला। देन डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन डाइवर्सिफाई हो गई, अलग अलग तरह की प्रोडक्शन होने लगी, या प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज हो गई, एक्सपेंड हो गई। एनकरेज कॉम्पिटिटिवनेस, कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ने लगी, कंपटीशन बढ़ने लगा, बिकॉज इट टारगेटेड प्राइवेट कैपिटल मैनेजर कैपेबिलिटीज कुड बी इफिशिएंटली यूटिलाइज, क्योंकि वो अपनी पूरी तरह से अपनी कैपेबिलिटीज को यूटिलाइज करने की कोशिश कर रहे थे। देन हाई डिग्री ऑफ कंज्यूमर सॉवरेनिटी, कंज्यूमर सॉवरेनिटी की डिग्री हाई होने लगी, बिकॉज लोगों के पास अब बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ था, एज दे हैज अ वाइड वैरायटी ऑफ चॉइस, उनके पास वाइड वैरायटी के गुड्स अवेलेबल थे, प्राइवेट सेक्टर आया, डाइवर्सिफिकेशन हुई प्रोडक्शन की, प्रोडक्शन लार्ज स्केल पर होने लगा, वाइड वैरायटी ऑफ गुड्स अवेलेबल होने लगे, तो कंज्यूमर्स जो थे वो लीडिंग रोल में रहे, कंज्यूमर्स को इससे बहुत ज्यादा फायदा होने लगा। तो ये थे बेटा हमारे पॉजिटिव इंपैक्ट ऑफ प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन से क्या क्या फायदे हुए? फाइनेंशियल डिसिप्लिन आ गया, मतलब रेगुलर सप्लाई होने लगी फंड्स की, मैनेजरियल एफिशिएंसी बढ़ गई, गवर्नमेंट के ऊपर से फाइनेंशियल बर्डन कम हो गया, गवर्नमेंट की रेवेन्यूज जनरेट हुए टैक्सेस के थ्रू, डाइवर्सिफिकेशन प्रोडक्शन डाइवर्सिफाई हो गई, अलग अलग गुड्स की प्रोडक्शन होने लगी, कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ गई मार्केट में, और हाई डिग्री ऑफ कंज्यूमर सॉवरेनिटी को ध्यान में रखते हुए गुड्स प्रोड्यूस होते थे, जिसकी वजह से कंज्यूमर्स के पास वाइड वैरायटी ऑफ गुड्स अवेलेबल होते थे, एंड दे लिव अ बेटर लाइफ ऑफ क्वालिटी, ये बेटर क्वालिटी लाइफ वो जीने लगे। The next is losses and नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ प्राइवेटाइजेशन। जहां हमने कहा प्राइवेटाइजेशन के फायदे थे, वहीं प्राइवेटाइजेशन के नुकसान भी थे। इग्नोर सोशल वेलफेयर, प्राइवेटाइजेशन होने की वजह से सोसाइटल वेलफेयर हमारा इग्नोरेंस में रह गया, बिकॉज प्राइवेट सेक्टर वर्क ओनली फॉर द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, प्राइवेट सेक्टर सिर्फ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए काम करता है। देन मोनोपोली ऑफ प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर की मोनोपोली बढ़ने लगी धीरे धीरे ओवर द मार्केट। जैसे जैसे प्राइवेटाइजेशन होना शुरू हो गया, प्राइवेट सेक्टर अपनी मोनोपोली में आना शुरू हो गया, प्राइवेट सेक्टर की डिमांड बढ़ने लगी या फिर उनकी पावर बढ़ने लगी। इट डज नॉट वर्क फॉर अचीविंग
फुल एम्प्लॉयमेंट। ये फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल को अचीव करने के लिए वर्क नहीं कर रहा था या नहीं करता था। क्यों? क्योंकि इसे तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन से मतलब था, इसे सिर्फ ग्रोथ से मतलब था अपनी, इसे इक्विटी या इक्वालिटी से कोई मतलब नहीं था। फ्री प्ले ऑफ market forces, प्राइवेटाइजेशन अलाउड द फ्री प्ले ऑफ मार्केट फोर्सेस। प्राइवेटाइजेशन की वजह से मार्केट फोर्सेस का फ्री मूवमेंट होने लगा, यानी प्राइवेट सेक्टर वर्क्स और डिपेंड्स अपॉन द फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। प्राइवेट सेक्टर वर्क कर रहा था डिमांड और सप्लाई फोर्सेस पर। जिन गुड्स की डिमांड होती थी, जो डिमांड में होते थे वही गुड प्रोड्यूस और सप्लाइड होते थे, जिसकी वजह से वीकर सेक्शन जो था वो सफरर रहा। वीकर सेक्शन ने ज्यादा सफर करा। इट सफर्स फ्रॉम द डेप्रिविएशन। वीकर सेक्शन कहीं ना कहीं हमारा नेग्लेक्ट हो गया। एज द गुड्स आर माइट बी प्रोड्यूस्ड बीइंग डिमांडेड बाय द रिचर सेक्शंस। जो गुड रिचर सेक्शंस की डिमांड में होते थे उनकी प्रोडक्शन ज्यादा स्टार्ट होनी शुरू हो गई। तो ये थे हमारे बेटा नेगेटिव इंपैक्ट ऑफ प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन के क्या क्या नेगेटिव इंपैक्ट रहे। देन नेक्स्ट बेटा हमारे पास एक स्टडी है यहाँ पर, सिलसिला स्ट्रेटेजी। सिलसिला ट्रेजेडी एक ट्रेजेडी थी यहाँ पर, विच इज नोन एज सिलसिला ट्रेजेडी। क्यों नाम आया इसका सिलसिला ट्रेजेडी? सिलसिला वॉज अ स्मॉल टाउन इन आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का एक छोटा सा टाउन है जिसका नाम है बेटा सिलसिला। वहां पर क्या हुआ, वो टाउन जो था वो अपनी पावर लूम्स के लिए जाना जाता था। एज द पावर लूम वॉज द मेन सोर्स ऑफ लिवलीहुड फॉर द पीपल्स ऑफ दैट एरिया। वहां के लोगों के लिए पावर लूम जो थी वो मेन सोर्स ऑफ लिवलीहुड था। वो पावर लूम्स पर ही वर्क करते थे, पावर लूम्स के लिए ही वो एरिया जाना जाता था। जैसे जैसे प्राइवेटाइजेशन आया, प्राइवेटाइजेशन आने की वजह से बेटा क्या हुआ, इलेक्ट्रिसिटी जो थी, पावर सप्लाई जो थी वो प्राइवेट सेक्टर के हाथ में आ गई, जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रिसिटी उन लोगों को पहले सब्सिडाइज रेट पर मिल रही थी, अब वो सब्सिडाइज रेट पर मिलनी बंद हो गई और पावर सप्लाई के चार्जेस बहुत तेजी से बढ़ने लगे। पावर सप्लाई के चार्जेस तेजी से बढ़ने लगे, जिसकी वजह से जो वेजेस थी वर्कर की वो प्रोडक्शन से जुड़ी हुई थी डायरेक्टली। जितनी ज्यादा प्रोडक्शन होगी उतनी ज्यादा वर्कर्स को वेजेस मिलेगी, क्योंकि प्रोडक्शन अच्छी होगी तो वर्कर्स की वेजेस भी अच्छी होंगी। अब प्रोडक्शन पर इफेक्ट आना शुरू हो गया, प्रोडक्शन धीरे धीरे कम होने लगी क्योंकि पावर सप्लाई के चार्जेस बहुत ज्यादा हो गए। तो वर्कर की जो वेजेस थी वो भी कट होने लगी, वर्कर की वेजेस कम होने लगी और उनकी जो वेजेस थी वो इस लेवल तक कट हो गई कि मिनिमम सब्सिस्टेंस भी वो अर्न नहीं कर पा रहे थे। द cutting of the wages goes beyond that level that they could not earn the minimum subsistence for their survival. Because of this, the workers of that area started committing suicide. वहां के वर्कर्स ने क्या करा बेटा, सुसाइड करनी शुरू कर दी। एंड about 50 workers had committed suicide, which is known as सिलसिला ट्रेजेडी। जिसकी वजह से 50 वर्कर्स ने सुसाइड कमिट कर ली, इस वजह से उसका नाम हो गया सिलसिला ट्रेजेडी। तो बेटा ध्यान रखेंगे इसको, सिलसिला ट्रेजेडी क्या थी वैसे पूछा नहीं जाता है, बट फिर भी ओवरऑल एक जनरल पॉइंट ऑफ व्यू में पता होना चाहिए कि जो एक टाउन था आंध्र प्रदेश का वो पावर लूम्स के लिए फेमस था और प्राइवेटाइजेशन हुआ इलेक्ट्रिसिटी का, पावर सप्लाई का प्राइवेटाइजेशन होने की वजह से इलेक्ट्रिक चार्जेस हाई होते चले गए, जिसकी वजह से वर्कर की वेजेस कम हो गई। बियॉन्ड दैट लेवल, एक इतने लेवल के पास चली गई, वो इतने लेवल पर चली गई कि वर्कर्स अपना मिनिमम सब्सिस्टेंस भी अर्न नहीं कर पा रहे थे, जिसकी वजह से वर्कर्स ने सुसाइड करनी शुरू करी। एंड अबाउट 50 वर्कर्स हैड कमिटेड सुसाइड। दैट्स व्हाई द ट्रेजेडी इज नोन एज सिलसिला ट्रेजेडी। नेक्स्ट वी हैव द कॉन्सेप्ट ऑफ नवरत्न। हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है बेटा नवरत्न। इन 1996, ध्यान रखेंगे नवरत्न 1996, नवरत्न नाम से पता चल रहा है नौरत्न, ये इंडस्ट्रीज के लिए कही गई है बात।
नवरत्न इन 1996 में एफिशिएंसी इंप्रूव करने के लिए, प्रोफेशनलिज्म को और बढ़ाने के लिए और इफेक्टिवली कंप्यूटाइज करने के लिए या कंपटीशन को इंक्रीज करने के लिए ग्लोबल एनवायरनमेंट में गवर्नमेंट ने 9 ऐसी प्रॉफिट मेकिंग इंडस्ट्रीज सेलेक्ट करी जिन्हें टाइटल दिया गया है नवरत्न का, यानी नवरत्न। तो हम क्या कह रहे हैं यहाँ पर, इन 1996 इन ऑर्डर टू इम्प्रूव एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए, इन्फ्यूज प्रोफेशनलिज्म को इंक्रीज करने के लिए, and enable them to compete more effectively in the liberalized global environment. Liberalized global environment में और competition increase करने के लिए the government chooses 9 such profit-making companies which are compared with 9 countries in the court of King Vikramaditya, who were men of eminence and rare wisdom. King विक्रमादित्य के कोर्ट में 9 प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज को सेलेक्ट किया गया 9 कंट्रीज के कंपैरिजन से, जिन्हें टाइटल दिया गया किसका, नवरत्न का। कौन कौन सी थी वो 9? तो ध्यान रखिए बेटा, नवरत्न के अंदर 9 कंपनीज ऐसी हमारे पास हैं जो उस टाइम पर हाई प्रॉफिट अर्नर्स थी, उनका प्रॉफिट बहुत ज्यादा था और सेलेक्ट की गई थी फ्रॉम द कोर्ट ऑफ किंग विक्रमादित्य। किंग विक्रमादित्य के कोर्ट से सेलेक्ट की गई 9 कंपनीज 9 कंट्रीज के बेसिस पर। फर्स्ट वॉज इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, IOC। देन भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, BPCL। देन हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, HPCL। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड, ONGC। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, that is SAIL, SAIL। भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, BHEL। नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, NTPC। विदेश संचार निगम लिमिटेड, VSNL। एंड इंडियन पेट्रोकेमिकल्स कॉरपोरेशन लिमिटेड। IPCL। So these are the 9 companies which were declared and given the title of नवरत्न। ये वो 9 कंपनीज थी बेटा जिन्हें नवरत्न या नवरत्न का टाइटल दिया गया था। देखते हैं, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड,
नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन NTPC, विदेश संचार निगम लिमिटेड एंड इंडियन पेट्रोकेमिकल्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड. Later on, Gas Authority of India Limited, that is GAIL, GAIL, and Mahanagar Telephone Nigam Limited, that is MTNL, were also declared or given the title of Navratan, and another later on 16 companies were given the same status. ये 9 कंपनीज थे बेटा, इसके बाद 2 कंपनीज को टाइटल दे दिया गया. कौन सी? गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड और MTNL, महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड. इन्हें भी टाइटल नवरत्न का मिल गया. उसके बाद 16 कंपनीज और थी जो ऐसी इसके अंदर इंक्लूड होती गई. बट 1996 में ये 9 कंपनीज ऐसी थी जिन्हें नवरत्न का टाइटल दिया गया था. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बेटा कि 9 कंपनीज कौन सी थी या व्हाट वाज नवरत्न. नवरत्न क्या था? तो 9 कंपनीज ऐसी थी जो अच्छा प्रॉफिट अर्न कर रही थी उस टाइम पर, तो इनको नवरत्न का टाइटल दिया गया, जिससे ये कॉम्पिटिटिवनेस और बढ़ जाए, प्रोफेशनलिज्म बढ़ जाए, एफिशिएंसी बढ़ जाए इकोनॉमी की. द नेक्स्ट टॉपिक है बेटा हमारे पास ग्लोबलाइजेशन. द थर्ड एलिमेंट ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी. न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी का बेटा थर्ड और लास्ट एलिमेंट है हमारे पास ग्लोबलाइजेशन. ग्लोबलाइजेशन को अगर हम सिंपली कहें, इट इज द आउटकम ऑफ लिबरलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन. आउटकम ऑफ लिबरलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन. लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन का जो रिजल्ट है वही क्या है? ग्लोबलाइजेशन. और ग्लोबलाइजेशन मीन्स इंटीग्रेटिंग द इकोनॉमी ऑफ अ कंट्री विद द इकोनॉमीज ऑफ अदर कंट्रीज अंडर द फ्री फ्लो ऑफ ट्रेड एंड कैपिटल अक्रॉस बॉर्डर्स. इंटीग्रेटिंग द इकोनॉमी ऑफ अ कंट्री with the economies of other countries. एक कंट्री की इकोनॉमी को इंटीग्रेट करना, जोड़ना विद द इकोनॉमीज ऑफ द अदर कंट्रीज की इकोनॉमीज के साथ. और वो कब पॉसिबल होगा? अंडर द कंडीशंस ऑफ फ्री फ्लो ऑफ कैपिटल एंड ट्रेड. जब कैपिटल और ट्रेड का मूवमेंट फ्री फ्लो होगा तो सारे बॉर्डर्स को हटा देना, सारी वर्ल्ड को एक इकोनॉमी बना देना, मीन सभी कंट्रीज की इकोनॉमीज को आपस में जोड़ देना. दैट इज नोन एज द ग्लोबलाइजेशन. ग्लोबल लेवल पर लेकर जाना. तो ग्लोबलाइजेशन इज अ प्रोसेस एसोसिएटेड विद इंक्रीजिंग ओपननेस. ग्लोबलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो जुड़ा हुआ है किससे? ओपननेस. ओपननेस करना, सारी इकोनॉमीज को ओपन कर देना, एक हो जाना. ग्रोइंग इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस, इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस की पावर को बढ़ाना. एंड डीपिंग इकोनॉमिक इंटीग्रेशन इन द वर्ल्ड इकोनॉमी. और इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, इकोनॉमीज को इकट्ठा एक साथ करना, दैट इज नोन एज ग्लोबलाइजेशन. So it is the process by which the economy of a country linked or integrated with the economies of other countries. एक कंट्री की इकोनॉमी जब दूसरी कंट्री की इकोनॉमी के साथ जुड़ती है, जिसकी वजह से जो बीच के बैरियर्स होते हैं वो हट जाते हैं, बॉर्डर्स हट जाते हैं, ट्रेड और कैपिटल फ्री फ्लो मूवमेंट होने लगता है, देन इट इज नोन एज ग्लोबलाइजेशन. ग्लोबलाइजेशन का जो बेटा मेन आउटकम है वो क्या है? ग्लोबलाइज द मेन आउटकम ऑफ ग्लोबलाइजेशन और इंपॉर्टेंट आउटकम ऑफ ग्लोबलाइजेशन इज आउटसोर्सिंग. ग्लोबलाइजेशन का जो आउटकम है एक वो क्या है? आउटसोर्सिंग. क्या होता है आउटसोर्सिंग? इट इज अ सिस्टम, ये एक तरह का सिस्टम है ऑफ हायरिंग बिजनेस सर्विसेज फ्रॉम आउटसाइड वर्ल्ड और अदर कंट्रीज previously provided internally or within the country. तो कहेंगे it is a system of hiring business services from the outside world
previously provided within the country। बिजनेस ये एक तरह का सिस्टम होता है जिसमें हम बिजनेस सर्विसेज को हायर करते हैं फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड, बाहर के देश से हायर करते हैं वो सारी बिजनेस सर्विसेज जो पहले हम हमें हमारी ही कंट्री से मिल रही थी, अब हम बाहर की कंट्री से उन्हें हायर करते हैं, तो दैट इज नोन एज आउटसोर्सिंग, जिसकी वजह से एफिशिएंसी लेवल बढ़ जाता है और ज्यादा कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ जाती है, जो कंट्रीज के बीच जो बॉर्डर्स होते हैं वो हट जाते हैं, तो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ आउटसोर्सिंग। क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं बेटा इसके? कॉल सेंटर्स हो सकते हैं, क्लिनिकल एडवाइस हो सकती है, लीगल एडवाइस होती है, टीचिंग, कोचिंग, ये सब हमारे क्या है, आधा एग्जाम्पल्स ऑफ आउटसोर्सिंग। The main services which are outsourced to India by the other countries, that is BPO, accountancy, banking services। अदर कंट्री से जो हमारे पास आउटसोर्सिंग होती है वो कौन सी होती है? बीपीओ यानी बिजनेस कॉल सेंटर्स, बिजनेस प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग कॉल सेंटर्स जो होते हैं, अकाउंटेंसी सर्विसेज, बैंकिंग सर्विसेज, ये सारी चीजें। इंडिया हैज बिकम अ डेस्टिनेशन फॉर ग्लोबल आउटसोर्सिंग। ग्लोबल लेवल पर आउटसोर्सिंग के लिए इंडिया एक अच्छा डेस्टिनेशन है। क्यों? बिकॉज ऑफ लो वेज रेट एंड अवेलेबिलिटी ऑफ स्किल्ड मैन पावर। इंडियन आउटसोर्सिंग क्यों है ज्यादा? लो वेज रेट, क्योंकि यहां तक तो वेज रेट बहुत कम है, और दूसरा अवेलेबिलिटी ऑफ स्किल्ड मैन पावर। स्किल्ड मैन पावर की अवेलेबिलिटी की वजह से यहाँ पर मैन पावर अच्छी हमें स्किलफुल मिल जाती है, तो जिसकी वजह से आउटसोर्सिंग इंडिया या इंडिया एक अच्छी डेस्टिनेशन माना जाता है, अच्छा डेस्टिनेशन माना जाता है आउटसोर्सिंग के लिए। तो दीज आर द टू रीजंस व्हाई इंडिया इज द इंपॉर्टेंट डेस्टिनेशन ऑफ आउटसोर्सिंग। वेज रेट लोगों का कम है और स्किल्ड मैन पावर यहाँ पर अच्छी मिलती है। Then policies या strategies promoting globalization। कौन कौन सी पॉलिसीज ऐसी हैं या स्ट्रेटेजी ऐसी बनाई गई ग्लोबलाइजेशन को प्रमोट करने वाली? फर्स्ट इज rise in equity limit of foreign investment। फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए इक्विटी लिमिट को राइज कर दिया गया। 1991 से पहले फॉरेन इक्विटी लिमिट वाज वेरी मच रेस्ट्रिक्टेड थी, बहुत तरह की फॉर्मेलिटीज थी फॉरेन कंट्रीज में इन्वेस्टमेंट्स के लिए। अभी पहले ये लिमिट 40% हुआ करती थी, अब ये लिमिट इंक्रीज होकर हो गई है 51 to 100%। एंड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हैज बीन अलाउड विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन। अब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी एफडीआई हम डायरेक्टली फॉरेन में इन्वेस्ट कर सकते हैं विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन, बिना किसी रुकावटों के। Then convertibility of Indian rupees। कन्वर्टिबिलिटी ऑफ इंडियन रुपी, अनदर पॉइंट वाज इंडियन रुपी को कन्वर्जन करना। पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी, दैट इज सेल एंड परचेज ऑफ फॉरेन करेंसीज एट मार्केट प्राइस, वाज अलाउड बाय द गवर्नमेंट इन 1992-93। 1992 और 1993 में क्या करा गवर्नमेंट ने? अलाउड कर दिया कि हम फॉरेन करेंसीज जो हैं वो मार्केट प्राइस पर खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं।
एंड 1993 और 1994 में गवर्नमेंट ने फुल कन्वर्टेबिलिटी अलाउड कर दी पूरी तरह से। क्यों करा गया बेटा ऐसा? सेल और परचेज ऑफ फॉरेन करेंसी को खरीदना और बेचने के जो प्रोसेस था, ये क्यों इन्वॉल्व किया गया? बिकॉज ऑफ द एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स और सर्विसेज के एक्सपोर्ट इम्पोर्ट के लिए, इंटरेस्ट और डिविडेंड की पेमेंट के लिए जो भी हम इन्वेस्ट करते हैं पैसा, वहां पर हमें इंटरेस्ट पेमेंट्स भी करनी होती हैं, और ये हमें अगर हमें फैमिली को रेमिटेंस भेजने हैं तो उन रेमिटेंसेस को पहुंचाने के लिए भी। तो ये हमें क्या करना पड़ा यहाँ से, रुपी को कन्वर्टेबिलिटी, गवर्नमेंट ने रुपी की कन्वर्टेबिलिटी कर दी। नाउ वी कैन डायरेक्टली परचेज और सेल द फॉरेन करेंसीज। फॉरेन करेंसीज को हम डायरेक्टली खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं। देन लॉन्ग टर्म ट्रेड पॉलिसी। A new 5-year foreign trade policy was announced to establish the framework of trade with the rest of the world। 5 सालों के लिए फॉरेन ट्रेड पॉलिसी अनाउंस कर दी गई, जिससे एक नया फ्रेमवर्क एस्टेब्लिश किया जा सके ट्रेड का रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ। और इस फॉरेन पॉलिसी में ज्यादातर जो बैरियर्स थे ट्रेड के, फॉरेन ट्रेड के, वो सारे के सारे रिमूव कर दिए गए, जिससे कि ओपन कंपटीशन हो सके। ओपन कंपटीशन को ध्यान में रखते हुए सारे के सारे बैरियर्स फॉरेन ट्रेड से रिमूव कर दिए। Then reduction in tariffs। टैरिफ्स रिड्यूस कर दिए, कॉम्पिटिटिवनेस को ध्यान में रखते हुए उसे इंक्रीज करने के लिए टैरिफ्स जो थे वो रिमूव कर दिए, विड्रू कर दिए। एंड मोस्ट ऑफ द गुड्स हैव बीन ट्रेडेड बिटवीन इंडिया एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। इंडिया और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के बीच में गुड्स के फ्री फ्लो मूवमेंट के लिए टैरिफ टैक्सेस को हटा दिया गया। Then withdrawal of quantitative restrictions। क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस विड्रू कर दिए गए, जो पहले कोटा फिक्स करे गए थे इंपोर्टेड आइटम्स पर, उन्हें हटा दिया गया। देन डिवैल्यूएशन ऑफ इंडियन रुपी। इंडियन रुपी को गवर्नमेंट ने डिवैल्यू कर दिया, डिवैल्यूड कर दी, मतलब इंडियन रुपी की जो वैल्यू थी वो कम कर दी इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी। फॉरेन करेंसी को ध्यान, या फॉरेन करेंसी के कंपैरिजन में। क्यों? बिकॉज 1991 में बैलेंस ऑफ पेमेंट जो था वो हमें एडवर्स सिचुएशन शो कर रहा था, एडवर्स इफेक्ट हो रहे थे। तो 1991 में क्या किया गवर्नमेंट ने, डीवैल्यू कर दी इंडियन करेंसी को अराउंड 20% वैल्यूज की कम कर दी गई, इन ऑर्डर टू प्रमोट एक्सपोर्ट्स एंड टू रिड्यूस इंपोर्ट, जिससे एक्सपोर्ट्स हमारे बढ़ जाएं और इंपोर्ट्स हमारे कम हो जाएं। तो ये बातें ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने क्या करा, इंडियन करेंसी को डिवैल्यूएट कर दिया। देन मॉडिफिकेशन इन टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट। 1991 से पहले जो था, restrictions was imposed on hiring foreign technology। foreign technology को हायर करने में restrictions थे, but according to the new economic policy, नई इकोनॉमिक पॉलिसी के अंडर अब किसी तरह की restrictions नहीं रही, किसी तरह की कोई permissions नहीं रही, which are required for testing domestically developed technology abroad। अब्रॉड की टेक्नोलॉजी के लिए टेस्ट कराने के लिए किसी तरह की कोई परमिशंस की, किसी तरह के कोई रेस्ट्रिक्शंस की अब कोई जरूरत नहीं थी। तो ये था बेटा हमारा पॉलिसीज स्ट्रेटेजीज प्रमोटिंग ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन को प्रमोट करने के लिए, यानी हमें जो था, हमें इकोनॉमी को आपस में जोड़ना था, इकोनॉमी को वर्ल्ड लेवल पर लेकर जाना था, इंटीग्रेटिंग द इकोनॉमीज ऑफ ऑल द कंट्रीज, सभी कंट्रीज की इकोनॉमी को एक साथ इकट्ठा करना था। तो उसके लिए क्या किया गया, जो बैरियर्स थे, जो रेस्ट्रिक्शंस थे, उन सबको रिमूव कर दिया गया, उन सबको हटा दिया गया। द नेक्स्ट वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ
टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स। टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स। टैरिफ बैरियर्स वो बैरियर्स होते हैं जो रेस्ट्रिक्शंस लगाए जाते हैं बाय इम्पोजिंग इंपोर्ट ड्यूटी। टैरिफ बैरियर्स आर दोज बैरियर्स ऑन इंपोर्ट थ्रू हाई इंपोर्ट ड्यूटी। तो हम ये कह सकते हैं बैरियर्स थ्रू हाई इंपोर्ट ड्यूटी। हाई इंपोर्ट ड्यूटी लगाकर जो बैरियर्स लगाए जाते हैं दैट इज टैरिफ बैरियर्स। एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स कौन से होंगे बेटा? बैरियर्स थ्रू क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस। क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस के थ्रू जो बैरियर्स होते हैं सच एज कोटाज। जो कोटा फिक्स कर देते हैं कि इतनी क्वांटिटी इंपोर्ट करनी है तो वो क्या है हमारे नॉन टैरिफ बैरियर्स, क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस। देन नेक्स्ट है बेटा हमारे पास बाइलेटरल एंड मल्टीलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट। बाइलेटरल एंड मल्टीलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट। बाइलेटरल और मल्टीलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट क्या होते हैं? बाइलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट वो एग्रीमेंट्स होते हैं जो एक कंट्री के दूसरी कंट्री के साथ बनते हैं, मींस ट्रेड एग्रीमेंट बिटवीन टू कंट्रीज। तो कह सकते हैं हम ट्रेड एग्रीमेंट बिटवीन टू कंट्रीज। दो कंट्रीज के बीच में जो ट्रेड एग्रीमेंट्स बनते हैं उन्हें हम बाइलेटरल कहते हैं। एंड ट्रेड एग्रीमेंट with many countries are known as multilateral trade agreements। तो यहां हम कहेंगे ट्रेड एग्रीमेंट with many countries that is known as मल्टीलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट। तो ये था बेटा हमारा कॉन्सेप्ट टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर का। बैरियर का मतलब रुकावटें होती है। टैरिफ रुकावटें कौन सी होगी? टैरिफ के थ्रू यानी टैक्सेस के थ्रू जो हम बैरियर्स लगाएंगे, और क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शन या कोटा फिक्स करके जो हम रेस्ट्रिक्शन लगाएंगे वो नॉन टैरिफ बैरियर्स होते हैं। देन बायलेटरल एंड मल्टीलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट। बायलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट्स हमारे वो होंगे जो ट्रेड एग्रीमेंट्स बनेंगे दो कंट्रीज के बीच में, और जब दो या दो से ज्यादा कंट्रीज के बीच में जब ट्रेड एग्रीमेंट्स बनेंगे वो होंगे हमारे मल्टीलेटरल, मोर देन टू कंट्रीज, दो कंट्रीज से ज्यादा के बीच में। तो बेटा ये था हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेड एग्रीमेंट एंड नॉन टैरिफ, टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स या बायलेटरल एंड मल्टीलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट। नेक्स्ट वी हैव positive impact of globalization। पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन के क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट हुए? इट क्रिएट बॉर्डरलेस वर्ल्ड। इसने एक बॉर्डरलेस वर्ल्ड क्रिएट कर दिया बिकॉज इट इंटीग्रेट्स द इकोनॉमी ऑफ वन कंट्री विद द इकोनॉमीज ऑफ अदर कंट्री। एक कंट्री की इकोनॉमी को दूसरी कंट्रीज की इकोनॉमीज के साथ जोड़ने का काम करता है ये। तो जिसकी वजह से वो जुड़ तभी सकती है जब बीच में बॉर्डर्स ना हो, यानी फ्री मूवमेंट हो। तो इसने एक बॉर्डरलेस वर्ल्ड क्रिएट कर दिया। अडॉप्शन ऑफ एडवांस्ड टेक्नोलॉजी। एडवांस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने में हेल्पफुल रहा, क्योंकि जब फ्री मूवमेंट होने लगा एक्सेस टू द ग्लोबल मार्केट।
ग्लोबल मार्केट की तरफ इसने एक रास्ता दिखाया व्हेन द बॉर्डर्स, व्हेन द बाउंड्रीज, व्हेन द रेस्ट्रिक्शंस और बैरियर्स हैव बीन रिमूव्ड। जब बैरियर्स रिमूव्ड हो गए, रेस्ट्रिक्शंस रिमूव्ड हो गए, सब इकोनॉमीज को एक साथ जोड़ने की बात करी गई, तो एक रास्ता मिल गया ग्लोबल मार्केट के लिए, मतलब अदर मार्केट्स के लिए, डोमेस्टिक कंट्री को बाहर की मार्केट्स के लिए एक रास्ता मिल गया। तो इट हेल्प्स इन प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज टू द एक्सेस टू ग्लोबल मार्केट। देन हमारे पास है बेटा इसके नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन के नेगेटिव इम्पैक्ट क्या रहे? A strategy towards, yes, a strategy of the developed countries, strategy of developed countries, नेगेटिव इम्पैक्ट इसके बेटा ये रहे कि एक तरह की स्ट्रेटेजी थी डेवलप्ड कंट्रीज की कि जिससे वो अपनी मार्केट साइज को बढ़ा सकें। ग्लोबलाइजेशन इज अ स्ट्रेटेजी ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज टू एक्सपेंड देयर मार्केट इन अदर कंट्रीज। वो अदर कंट्रीज में अपनी मार्केट साइज को बढ़ाना चाहते थे, तो डेवलप्ड कंट्रीज की तरह की ट्रिक थी, तरह की ये स्ट्रेटेजी थी। कॉम्प्रोमाइज with the people of poor countries, पुअर कंट्रीज के जो लोग थे उनके साथ एक कॉम्प्रोमाइजेशन हुआ, उन्होंने यहाँ पर सफर आउट किया। ग्लोबलाइजेशन हैज कॉम्प्रोमाइज द वेलफेयर एंड आइडेंटिटी ऑफ पीपल बिलोंगिंग टू पुअर कंट्रीज। जो लोग पुअर कंट्रीज से बिलोंग करते थे उनकी आइडेंटिटी कहीं ना कहीं खो गई। widened the economic disparities among nations and peoples. Market driven globalization has widened the economic disparities among nations and people. Nations और लोगों के बीच में जो डिफरेंसेस थे, जो गैप थे, वो और ज्यादा कहीं ना कहीं इससे इंक्रीज होने शुरू हो गए, बिकॉज पुअर कंट्रीज की जो आइडेंटिटी थी वो कहीं ना कहीं लॉस में जानी शुरू हो गई, वो अपनी आइडेंटिटी को लूज आउट करने लगे। तो जो पुअर कंट्रीज थी वो कहीं ना कहीं खो गए, तो ऐसी कंट्रीज के लिए नुकसान में रहा ग्लोबलाइजेशन का प्रोसेस। तो बेटा ये था हमारा द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। तो आज हमने पढ़ा इसमें प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, यानी द टू रिमेनिंग पॉलिसीज ऑफ द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। नई इकोनॉमिक पॉलिसी के दो कंपोनेंट्स, दो एलिमेंट्स हमने पढ़ लिए, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन ऑलरेडी हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके थे। तो स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अपना वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का कॉन्सेप्ट और ओवरऑल एलपीजी, तीनों कंपोनेंट्स के पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।